चलिए भैया, आ चुकी है अपनी प्यारी पीडीएफ। आ जाओ। अभी हम शास्त्रीय नृत्य भी पढ़ेंगे क्योंकि वहां से भी प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। चलिए, हम कहाँ पर थे? अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो। हम यहाँ पर थे ना मेरे प्यारे भाई। चलिए। तेरे दर पे सुदाम आया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना बात कर ली हम लोगों ने 1928 में, ध्यान रखना। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच है ये किसके खिलाफ खेला मेरे प्यारे भाई? भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच है ये अंग्रेजों के खिलाफ खेला। अंग्रेजों के खिलाफ खेला मेरे प्यारे भाई। देखिए, भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला, लॉर्ड्स मैदान इंग्लैंड में। भारत ने भारत यहाँ उप विजेता रही। इंग्लैंड की यहाँ जीत होती है मेरे प्यारे भाई। अंग्रेज लोग पहले बड़े बेईमान हुआ करते थे, अब तो सुधर गए हैं। इनको पता है कि भारतीय लोग हैं ये बड़े तेज और दर्रार है, शक्तिशाली भी है। भारत के प्रथम टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? सीके नायडू, याद रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम टेस्ट मैच के कप्तान लाला अमरनाथ, देश आजाद होने के बाद। आगे चलिएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है मेरे जवानों? सबसे अधिक क्रिकेट वर्ल्ड कप तो यह है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है जी? ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत है ये कब होती है मेरे प्यारे भाई? तो आईपीएल की शुरुआत होती है 2008 में। सबसे पहले आरआर ने जीता था, चेन्नई है वो उपविजेता थी। और अभी आप देखते हैं 19वां संस्करण चल रहा है, कौन जीतता है। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई। पहला विजेता राजस्थान रॉयल्स, प्रथम उपविजेता सीएसके। 18वां संस्करण आरसीबी ने जीता। देखते हैं आरसीबी वापिस डिफेंड कर पाती है क्या? 19वां संस्करण है 2026। हमारी शुभकामनाएं साथ है। आगे चलिए। वुमेन प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल 2026 तो ये भी आरसीबी ने जीता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है मेरे प्यारे भाई। आगे चलिए, आगे चलते हैं जी। देखो, डब्ल्यूपीएल की जो शुरुआत है ये कब होती है मेरे जवान? शुरुआत 2023 में होती है। प्रथम विजेता है जी मुंबई इंडियंस। उप विजेता देखो यहां पर भी दिल्ली कैपिटल्स है। दूसरा डब्ल्यूपीएल 2024 में। देखो, आईपीएल की शुरुआत 2008 में, डब्ल्यूपीएल की 2023, याद रखना है। विजेता 2024 में आरसीबी, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। तीसरा डब्ल्यूपीएल 2025, विजेता मुंबई इंडियंस, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। और 2026 वाले में विजेता आरसीबी, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। लगातार यहां दिल्ली कैपिटल्स से ये उपविजेता रह रही है। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन है ये कहां हुआ? पहला जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहां हुआ? सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे। बताओ मेरे प्यारे भाई। हाँ जी। बताएंगे सभी जवान, अच्छा प्रश्न है। तो प्रथम जो फीफा वर्ल्ड कप है ये आपका उरुग्वे में होता है सर। कहां होता है मेरे जवान? उरुग्वे में होता है जी, आपको ध्यान रखना है। देखिए, फीफा की हम बात करें तो पूरा नाम है इसका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 1904 में होती है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप 1930 उरुग्वे में होता है। सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप विजेता देश है मेरे प्यारे भाई ब्राजील। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोहा कतर में हुआ। अर्जेंटीना विजेता रही, फ्रांस यहां उप विजेता रहा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन रियाद, सऊदी अरब में होगा। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप महिला। महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1991 में हुई। यहां सर्वाधिक विजेता है यूएसए और पुरुषों वाले में ब्राजील है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ये ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, स्पेन और इंग्लैंड के मध्य। यहां स्पेन की जीत हुई। और फीफा वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन ब्राजील में होगा। आगे देखिए, सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं? ब्राजील ने जीते हैं 5 बार, ध्यान रखना है। आगे चलिए, एक पीछे आता है एक आगे जाता है। नीचे दिए गए छवि किस खेल से संबंधित है बताओ? ये चित्र वाला प्रश्न है। आगे चलिए मेरे जवानों, सभी जवान बताएंगे फटाफट। तो
तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है भाई, बास्केटबॉल से ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। यह चित्र किस गेंद को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है वाइड बॉल को, वाइड बॉल को दर्शाता है। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में ऑरेंज कैप है वो किसे दी जाती है? ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को। और विकेट लेने वाले को क्या दी जाती है? पर्पल कैप दी जाती है मेरे प्यारे भाई, पर्पल कैप याद रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आने दो मेरे प्यारे जवानों, देखते हैं आप लोगों को क्रिकेट की जानकारी है, स्टेडियम वगैरह आप बता पाते हैं या नहीं। बताओ मेरे प्यारे जवानों। चलिए, तो अरुण जेटली स्टेडियम है ये दिल्ली में है आपका, बेंगलुरु में नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए, बैब्रोन स्टेडियम क्रिकेट में है, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मुंबई का है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है, चिदम्बरम स्टेडियम चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, फिरोज कोटला स्टेडियम जिसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, ये कहां पर है आपका? ये नई दिल्ली में है बाबू भैया। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में है, जिसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये। भूपेन हजारिका स्टेडियम गुवाहाटी असम में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है, इक्काना स्टेडियम जिसका नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है ये लखनऊ में है मेरे प्यारे भाई। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ये ग्वालियर में है, याद रखना है। ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है, ग्रीन पार्क कानपुर यूपी में है, चीना स्वामी बेंगलुरु कर्नाटक में है, बरकतुल्ला जोधपुर राजस्थान में है, बिरसा मुंडा राउरकेला उड़ीसा, और बिरसा मुंडा स्टेडियम एक हॉकी है आपका, एक एथलेटिक्स का है, ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल स्टेडियम फुटबॉल का है, ये कोची नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में तो कैसे होगा यार, कोची और नई दिल्ली, अच्छा 2 शहरों में है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम ये गुवाहाटी में है, हिमाचल प्रदेश वाला, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है क्रिकेट का, ये ऊंचा भी है भैया। आगे चलिए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर बताएंगे सभी जवान। तो इसका शुभंकर है मोनल, मोनल है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय एथलीट ने 3000 मीटर स्टेप लीज में एशियाई और राष्ट्रमंडल खेल दोनों पदक जीते हैं? बताओ दोनों पदक है वो किसमें जीते हैं? बताओ मेरे प्यारे जवानों। तब तक मैं थोड़ा गरम गरम पानी पी लेता हूं। सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे, अच्छा प्रश्न है, बताओ मेरे प्यारे प्यारे जवानों, आंसर बताना है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां अविनाश सांबले आपका राइट आंसर होगा भैया, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन कर चुका है? एशियाई खेल जिनका आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में होता है, 2 बार भारत आयोजन कर चुका है। कब कब किया भैया? एक तो 1951 में सबसे पहले नई दिल्ली में, और आखिरी बार 1982, दोनों ही ये नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, अब आ जाओ शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं जी। अब आपको मैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी दूंगा, यहां से भी प्रश्न आता है। कितने हैं जी भारत में शास्त्रीय नृत्य, एक बार बताना। भारत में शास्त्रीय नृत्य है वो कितने हैं मेरे प्यारे भाई? कितने हैं? 8 है, ध्यान रखना 8। आ जाओ देखो, एक तो ये बोर्ड हैंग हो रखा है, अभी पूरी पीपीटी खराब हो जाएगी, इसको रिस्टार्ट भी नहीं कर सकते भैया। देखिए, शास्त्रीय नृत्यों की हम बात करें तो प्राचीन शास्त्रों पर आधारित कलाओं व उनका प्रदर्शन शास्त्रीय नृत्यों में होता है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन है वो हमें नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों का उद्गम है वो नाट्य शास्त्र से ही माना जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं। और शास्त्रीय भाषा कितनी है? शास्त्रीय भाषा कितनी है बताओ?
संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है ना मेरे प्यारे भाई 1953 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और शास्त्रीय नृत्यों में 9 रसों का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। आगे चलिए। कौन-कौन से हैं देखो शास्त्रीय नृत्य, कई बार डायरेक्ट राज्य का ही आ जाता है, जैसे भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। ये सबसे पुराना भी है, 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ओडिसी ये हमारा उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुरी भैया मणिपुर ठीक बता रहे हैं। और शास्त्रीय भाषा कितनी है? शास्त्रीय भाषा कितनी है बताओ? संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है ना मेरे प्यारे भाई 1953 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और शास्त्रीय नृत्यों में 9 रसों का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। आगे चलिए। कौन कौन से हैं देखो शास्त्रीय नृत्य, कई बार डायरेक्ट राज्य का ही आ जाता है, जैसे भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। ये सबसे पुराना भी है, 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ओडिसी ये हमारा उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुरी भैया मणिपुर से है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का है। कथक है ये उत्तर प्रदेश का है, अर्थात ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कथकली ये केरल का है। मोहिनीअट्टम आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे नया है, ये वर्ष 2000 में जोड़ा गया, 500 वर्षीय पुराना है। नेक्स्ट है, एक संस्कृति मंत्रालय है जी, वो कहता है कि 8 नहीं 9 शास्त्रीय नृत्य है और 9वां मानती है छऊ को मेरे प्यारे भाई। इसे हम अर्ध शास्त्रीय नृत्यों की सूची में रखते हैं। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया 2010 में। इसकी 3 शैलियां हैं। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है, सरायकेला छऊ झारखंड का है और पुरलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है जी, ध्यान रखना है। आगे चलिए। अब देखिए सबसे पहले है वो हम किसकी बात करते हैं? भरतनाट्यम की बात करते हैं। सबसे पहले है वो हम किसकी बात करते हैं मेरे राजा? भरतनाट्यम की बात करते हैं। आ जाओ, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। भगवान शिव की यहाँ पूजा होती है नटराज के रूप में, देवदासी परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसका पुराना नाम है सादिर और इसका अन्य नाम है दासियटम। मंदिरों में दासियों द्वारा ये किया जाता था, इसलिए इसे दासियटम कहा जाता है। अग्नि की लपटों जैसा ये तेज होता है, इसलिए इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। महिला नर्तक की जो वेशभूषा होती है वो होती है सिल्क साड़ी, यानी प्लिट्स वाली साड़ी आप कह सकते हैं। पुरुष नर्तक है वो धोती पहनता है। इसके अलावा ध्यान रखना अरमंडी का संबंध है वो भरतनाट्यम से ही है। अरमंडी यानी हीरे जैसी आकृति अरमंडी में ही, इसी में होती है भरतनाट्यम में। कलाकार की हीरे जैसी जो आकृति है वो भरतनाट्यम में ही होती है, ध्यान रखना है। ओके। प्रमुख वाद्य यंत्र में देखो मृदगम, बांसुरी और वीणा। भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है ना तो अल्लाह रिपू के साथ होती है और अंत होता है वो थिल्लाना के साथ होता है। अब देखो इसके प्रमुख कलाकार कौन है? कलाकार देखो मेरे प्यारे जवानों, भरतनाट्यम के कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। रुक्मणी देवी अरुंडेल को भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। सोनल मानसिंह को भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों से है। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम दोनों से है। नर्तकी नटराज ये पहली ट्रांजेस्टर भी है और इसका संबंध भरतनाट्यम से है। टी बाला सरस्वती आया हुआ है आपके आर्मी के एग्जाम में, आर्मी एग्जाम 2025 में ये आया हुआ है। आर्मी एग्जाम 2025 याद रखना है। चलिए, दूसरा है जी हमारा कथक शास्त्रीय नृत्य। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अभी हम लोग प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे आगे, पहले आप एक बार थ्योरी का रिवाइज कर लो। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। अन्य नाम है इसे नटवरी नृत्य या कथाकारों का नृत्य कहा जाता है। अनारकली, लंबी कमीज, चूड़ीदार इसमें वेशभूषा पहनी जाती है। आभूषण में घुंघरू, माथा पट्टी, कानफूल और कड़ा पहना जाता है। पुरुष नर्तक है वो अंगरखा, पगड़ी और लपेटी हुई धोती पहनते हैं। इसकी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कलाकार पैरों में घुंघरू, जोरदार कदम और जोरदार चक्कर के साथ घुमाव लगाता है। कथक शास्त्रीय नृत्य है, ये वर्तमान में मुगल परंपरा पर आधारित है। इसमें ठुमरी संगीत का प्रयोग है वो किया जाता है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट कलाकार, एक तो जितने भी महाराज है ना आपके वो सब कथक से है, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, ये सब कथक से है। सितारा देवी को कथक की रानी कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। शोभना नारायण और कमलिनी अस्थाना ये सब आपके कथक से है जी। आगे चलिए, नेक्स्ट आओ कथकली की बात करते हैं। कथकली इंपॉर्टेंट है, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ज्यादा मेकअप, चेहरे पर मुखौटा, ये इसकी विशेषता है।
कथकली के अंदर जो कलाकार होता है ना, वो चेहरे पे मुखौटा लगाता है इस प्रकार, बहुत सारा मेकअप करता है, चेहरे का हाव भाव इसके अंदर शामिल रहता है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। पौराणिक जो कथाएं हैं रामायण महाभारत उन पर आधारित है। चेहरे के हाव भाव और हाथों के इशारों का इसमें प्रदर्शन होता है। रात्रि के समय केरल में इसका आयोजन होता है, इसलिए इसे आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। कलाकारों में देखो मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों से है, गोपीनाथ है, कला मंडलम गोपी है, ये भी आपके भरतनाट्यम ये सॉरी कथकली से है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है जी ओडिसी। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कौन से भगवान से संबंधित है? तो ध्यान रखना भगवान कृष्ण से संबंधित है, जिसे त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसमें शरीर 3 अलग-अलग हिस्सों से मुड़ता है, आप यहां पर देख सकते हैं, यही है आपकी त्रिभंग मुद्रा। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए। सर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा। अरे अभी निकाल देंगे आपका एडमिट कार्ड, टेंशन ना लो यार, हम अभी जिंदा है, काहे को टेंशन लेते हो। एडमिट कार्ड आपका निकाल के छोड़ेंगे, आप मस्त रहो बिल्कुल, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है ओडिसी, ध्यान रखना। इसमें ढोल मंजीरा सितार बांसुरी का प्रयोग होता है। इसे महारी नृत्य भी कहा जाता है। पुरुष में सॉरी महिला नर्तक की साड़ी है रेशम की साड़ी, माथे पर त्रिभुजाकार तिलक लगाती है। आभूषण है चांदी के आभूषण। प्रमुख कलाकार में देखो सोनल मानसिंह जो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है, केलुचरण महापात्र, माधवी मुदगल, पंकज चरणदास और सुजाता महापात्र, ये हो गई आपकी ओडिसी की ओडिसी से संबंधित, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलिए, आगे देखो भैया मणिपुरी की बात करते हैं। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मैतई भाषा में रचित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अब ध्यान रखना, एक तो है सत्रिया, वो वैष्णव मठों से उसका विकास हुआ है, और यह है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। यह नृत्य राधा और कृष्ण की कहानियों की रासलीला को समझाता है। एग्जाम में प्रश्न आता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का संबंध है वो किससे है? ऑप्शन में आता है भैया कृष्ण, तो ध्यान रखना कृष्ण भगवान से संबंध। वेशभूषा देखो महिलाओं के लिए पोटलाई बेलनाकार स्कर्ट होती है, यहां पर आप देख सकते हैं। पुरुष है वो धोती पहनते हैं कृष्ण भगवान की तरह। आभूषण में मुकुट मोरपंख सरल गहने। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग है, जागोई और चोले मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना, यानी तांडव और लाशे। वाद्य यंत्र देखो पुंग और करताल यानी झांझ, इनका प्रयोग किसमें होता है? मणिपुर में। इसमें कलाकार आपस में नजरें नहीं मिलाते, मणिपुर में कलाकार आपस में नजरें नहीं मिलाते। प्रमुख कलाकार में देखो गुरु बिपिन सिंह और झावेरी बहने, ये मणिपुर से हैं, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से हैं। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी वेशभूषा बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाएं केरल की केसव साड़ी पहनती है, कसाऊ साड़ी पहनती है, और वो भी सफेद कलर की पहनती है, और इसका बॉर्डर है वो सुनहरे पन्नी जैसा होता है, सोने की पन्नी जैसा होता है, याद रखना है। इस नृत्य में भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी का वर्णन है। इसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। वाद्य यंत्र में देखो मृदगम और इडुका ये मुख्य है। 24 हाथों के इशारे हैं उसका इसमें प्रयोग होता है, ध्यान रखना। कनक रेले, हेमा मालिनी, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा और भारती शिवाजी, ये इसके प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका आदि गुरु है भैया सिदेंद्र योगी। विशेषता की बात करें तो पित्तल की जो तस्करी होती है ना मेरे प्यारे भाई, पित्तल की थाली, यहां पर देखिए कलाकार के पैरों के नीचे पित्तल की थाली है, उसके किनारों पर पांव रख कर उसके बाद इस डांस को किया जाता है कथकली को। तो एग्जाम में प्रश्न आता है पित्तल की तस्करी या पित्तल की थाली के किनारों पर पांव रख कर कौन सा डांस है वो किया जाता है? तो वो ये आपका कुचिपुड़ी किया जाता है, आंध्र प्रदेश वाला। पुरुष कलाकारों की पोशाक धोती जिसे बगलबंदी कहा जाता है, महिला नर्तक साड़ी पहनती है। आभूषण है दक्षिण भारतीय गहने और कमरबंद। और दक्षिण भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है ना उनमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत होता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। राधा रेड्डी है, शोभा नायडू है, और वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम है। और यह है अंतिम आपका सत्रिया। 500 वर्ष ये पुराना है, 500 वर्ष पुराना है, ध्यान रखना। जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है भैया, इसके फाउंडर है संत शंकरदेव। वर्ष 2000 में जोड़ा गया। पुरुष व स्त्री दोनों के द्वारा मेरे प्यारे भाई ये किया जाता है। त्योहारों पर यह नृत्य भोकात पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। माटी अखोरा रूप का संबंध है वो सत्रिया से है, ध्यान रखना।
कलाकार में देखो भैया शंकरदेव, शंकरदेव जिन्हें ध्यान रखना है, ये जो आपका सत्रिया है उसका जनक भी कहा जाता है, शंकरदेव ध्यान रखना है। गुरु जतिन गोस्वामी है, भूपेन हजारिका है, भूपेन हजारिका उड़ीसा से भी संबंधित है। अब आ जाओ प्रश्न लगाते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है वो किससे है बताओ? तो जितने भी महाराज है सब कथक से है। पंडित बिरजू महाराज है आपके, अच्छन महाराज है, लच्छू महाराज है, शंभू महाराज है, सब आपके कथक से हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए कथक के इंपोर्टेंट कलाकार देख लिए हैं हम लोगों ने, आगे चलिए। निम्न में से कौन सा नृत्य शैली पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसकी विशेषता है सुंदर हस्त मुद्राएं, जटिल पदचाप और भाव है, और इसकी उत्पत्ति राजस्थान के दरबारों में हुई। तो राजस्थान के दरबारों में तो घूमर की हुई है भैया, तो घूमर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली वैष्णव परंपरा से प्रेरित अपनी कोमल प्रवाहमयी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है बताओ? कौन सी शास्त्रीय शैली वैष्णव परंपराओं से, तो वैष्णव से संबंधित है मणिपुरी, मणिपुरी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप तेज कदम और घुमाव के लिए जाना जाता है? तेज कदम, पैरों में घुंघरू, तेज कदम और घुमाव, तो ये कथक होगा आपका, ये कथक होगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य अपने विशिष्ट श्रृंगार और मुखौटे जैसे चेहरे की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मेरे प्यारे भाई श्रृंगार और मुखौटा, तो वो है आपका कथकली। इसी के अंदर लगाते हैं मेकअप हो, मुखौटा है। ये दोबारा आ गया देखो, श्रृंगार, वेशभूषा और मेकअप, ये भी कथकली हो जाएगा आपका, ध्यान रखना है। मोहिनीअट्टम नृत्य में किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है? सफेद व सुनहरे बॉर्डर वाली, सफेद व सुनहरे बॉर्डर वाली पहनी जाती है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी पारंपरिक रूप से किस देवता से जुड़ा हुआ है? मणिपुरी कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है, कृष्ण और राधा की रासलीला की विषय वस्तु पर आधारित है। नेक्स्ट है, सादिर, सादिर किस शास्त्रीय नृत्य शैली का पुराना नाम है? सादिर है या फिर दासीअटम है, अग्नि नृत्य है, तो वो भरतनाट्यम का है। नेक्स्ट है जी, ओडिसी नृत्य की विशेषता, ओडिसी में है त्रिभंग मुद्रा, शरीर 3 जगह से मुड़ता है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे राजा, देखिए ये बोर्ड आज हैंग हो रहा है, इसने परेशान कर लिया भैया। सत्रिया संगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय परंपरा जो वैष्णव मठों और भक्तिपूर्ण कहानी कहने के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे भाई? बताओ, आने दो बस, क्लास कुछ ही समय की है, ज्यादा नहीं बची है। सत्रिया, सत्रिया तो यह असम का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ ए आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथक शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई? कथक यूपी का है, यानी ये उत्तरी भारत में हुई मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में सत्रिया नृत्य की शुरुआत है वो किस संत ने की मेरे प्यारे भाई? तो सत्रिया की संत शंकरदेव जी ने की, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुद्राओं, हस्त और भाव भंगिमा के साथ कथा वाचन करती है? कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली? तो देखो, बिहू शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कोली भी नहीं है, गरबा भी नहीं है, भरतनाट्यम है, तो हमारा भरतनाट्यम है वो ठीक हो जाएगा, है ना? विशपाल जी एक बार आओ ना यार, इसकी पीडीएफ में दिक्कत है, इसको सही करो। इसको एक बार थोड़ा सा ठीक करवा लेता हूँ यार, क्योंकि प्रश्न में आगे निकालता हूँ ये पीछे चला जाता है। मैं एक बार जैसे जितनी स्लाइडें हो गई ना, हाँ हाँ ये डबल हो गई, तभी तो ये अब मैं आगे निकालता हूँ, ये पीछे आ जाते हैं, फिर आगे, फिर बच्चा भी इसमें डिस्टर्ब होता है। आप ऐसा करो, जैसे वापस, तो फिर इसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी अभी चल, या तो एक बार बना। और बताओ कौन कौन सी तारीख का एग्जाम है? पहले वो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जिनका 1 तारीख को एग्जाम है, जिनका 1 तारीख को एग्जाम है वो सभी जवान हाथ ऊपर करेंगे भाई। बताओ मेरे प्यारे भाई, 1 तारीख को एग्जाम किसका है? 1 जून को, कल, कल का दिन मेरे प्यारे भाई बाकी है, कल एग्जाम किसका है? सभी जवान हाथ ऊपर करेंगे। सर मोटिवेशन लाइन हो जाए,
अरे भैया, सर की पिछले कुछ दिनों में थोड़ी तबीयत खराब थी, वरना तो आग लगा देती अभी आपके अंदर। हम्म। बताओ मेरे जवानों, 1 तारीख का। ओके ओके ओके। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमारी टीम बोलती है कि सर, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरे दोस्त का एग्जाम 1 तारीख का है, मेरा एग्जाम 4 तारीख का है, क्या मेरा पेपर हार्ड आएगा, मेरे दोस्त का पेपर इजी आएगा तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे डाउट है आपके, है ना मेरे प्यारे भाई। तो ध्यान रखना, आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी शिफ्ट का पेपर इजी या किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड आता है तो नॉर्मलाइजेशन है वो हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन इसीलिए तो बना है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि सभी शिफ्टों का लेवल सेम तो नहीं रहेगा। ये ऑनलाइन एग्जाम की खासियत होती है। उसे कुछ शिफ्टों का पेपर जैसे आसान मिलेगा, कुछ शिफ्टों में हो सकता है कि थोड़ा अच्छा लेवल आ जाए, लेकिन उसमें आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। पेपर हार्ड आता है ना, उसमें हमेशा फायदा होता है। फायदा किससे होता है कि जैसे ही मेरे प्यारे भाई नॉर्मलाइजेशन अगर आपकी शिफ्ट में अप्लाई होगा ना, तो आपके नंबर है वो बढ़ा दिए जाते हैं। और जिनका पेपर बहुत इजी आ जाता है तो उनके नंबर है वो कम भी हो जाते हैं, है ना। ये नॉर्मलाइजेशन का ये फायदा होता है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोगों ने अपनी अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की है, अच्छी तैयारी की है, तो पेपर हार्ड आए चाहे इजी आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग अपना बेस्ट करके आना, अच्छे से आप लोग दे के आना, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी किसी को। जो आपने पढ़ा है चीजें वही आने वाली है, 2-4% इधर उधर होते हैं, बाकी कई बार थोड़ी लैंग्वेज हार्ड आ जाती है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि वहां समय 1 घंटे का ही रहता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो बिल्कुल मस्त रहो आप, बढ़िया से हो जाएगा आप सभी का। पीडीएफ बनी नहीं तो बहुत बढ़िया, इसीलिए। ओ तेरी। और नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल है भी नहीं, ठीक है। और कल मैं 9 बजे मेरे प्यारे भाई पेपर किस प्रकार आपको एग्जाम में करना है उसकी स्ट्रेटेजी आपको समझाऊं। जो प्रश्न नहीं आए उसे कैसे करना है, और जो आते हैं वो तो करना ही करना है आपको, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं का। तो वो मैसेज भेजना आप हमारे नंबर पे, कल व्हाट्सएप पे भेज देना, हेल्पलाइन नंबर पे। हम लोग चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे भैया कि रिजेक्ट हुआ है या नहीं। अगर रिजेक्ट हुआ है तो आप लोग अपने अकाउंट में स्टेटमेंट में चेक करना आपको वो पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं, क्योंकि जिनका रिजेक्ट हुआ है ना तो उनके 7 दिन के अंदर अकाउंट के अंदर पैसे आ चुके हैं। क्लियर है। तो आप लोग चेक करना आपकी जो फीस लगी थी, अगर किसी भाई का एडमिट कार्ड नहीं आया है तो जैसे आर्मी ने 15 तारीख को बोला था कि आपकी जो फीस है वो हम लोगों ने रिटर्न कर दी, तो वो 7 दिन के अंदर अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो आप स्टेटमेंट में चेक करना आपने जो फॉर्म के अंदर फीस कटवाई थी वो वापस आपको रिटर्न आई है क्या। अगर आई है तो इसका मतलब फॉर्म कैंसिल हुआ है, अगर वो रिटर्न नहीं आई है तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं हुआ है। और मैसेज भेजना, एक बार हम भी ट्राई करेंगे आपके एडमिट कार्ड निकालने की। और वहां पर एक टिकट रेस होती है, आप लोग जहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो ना, अभी जैसे कल एक बच्चे का एडमिट कार्ड, उसकी सारी प्रोसेस सही हो रही थी, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो हमारी टीम ने आर्मी की साइड पे एक टिकट रेस होता है, यानी आप एडमिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम का एक टिकट है वो क्रिएट कर देते हो, तो वो डायरेक्ट मैसेज कहा जाता है आर्मी की टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास जाता है। तो हमारी टीम ने वो जैसे ही टिकट क्रिएट किया तो विद इन 2 से 3 घंटे के अंदर उसका सोल्यूशन हो गया मेरे प्यारे भाई, और उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया। तो हो सकता है वो प्रॉब्लम होगी आपके साथ, तो कल आप भेजना, 9 बजे हमारी टीम आती है। तो एक बार आपके लिए भी हम टिकट है वो क्रिएट करके देखेंगे, आर्मी को भेजेंगे आपका मैसेज, और देखते हैं वहां से क्या रिस्पॉन्स है वो हमें मिलता है। ठीक है भाई। चलिए, जितनी कोशिश हो पाएगी उतनी कोशिश हम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, तो अपनी पीडीएफ है वो लग चुकी है, बोर्ड किसी कारणवश थोड़ा सा हैंग हो रहा था। खांसी की टेबलेट है। आ जाओ भाई। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, लग जाओ भाई, लग जाओ, आ जाओ। अगला प्रश्न आ चुका है, अब ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए।
कथक में लय और चिन्हित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तबला और पखावज का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत का रूप है? तो ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत राग वगैरह के लिए इसका प्रयोग होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित कौन सा वाद्य यंत्र है? तो यह है आपका सितार मेरे प्यारे भाई। अल्लाह रिपू जाति स्वरम, अल्लाह रिपू, तो अल्लाह रिपू और थिल्लाना ये भरतनाट्यम से संबंधित है मेरे प्यारे भाई। लाई हरोबा, लाई हरोबा ये मणिपुरी से संबंधित है, ध्यान रखना है। भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है? रुक्मिणी देवी अरुणडेल को कहा जाता है। किस नृत्य शैली में तांडव और लाशे दोनों का समावेश है मेरे प्यारे भाई? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुरी के अंदर मेरे प्यारे भाई। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एकल रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो भरतनाट्यम में एक ही कलाकार होता है जो अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। जतीन गोस्वामी, जतीन गोस्वामी का जो संबंध है वो मेरे प्यारे जवान किससे है? सभी जवान बताएंगे फटाफट। जतीन गोस्वामी, फटाफट सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आने दो मेरे प्यारे भाई, आने दो मेरे प्यारे राजा, आने दो फटाफट। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जतीन गोस्वामी है ये आपका सत्रिया से हो जाएगा सर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर तरगम के साथ संपन्न होता है? तो ये हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मेरे प्यारे भाई। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है? तो बताओ मेरे प्यारे भाई, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम से संबंधित कौन है? सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आपको बताना है कौन है मेरे प्यारे भाई। बताओ मेरे प्यारे जवानों। सुनंदा नायर हो जाएगी, सुनंदा नायर, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट हो जाएगा। परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति या पुरस्कार पढ़ेंगे हम, मेजर सोमनाथ शर्मा, याद रखना। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार 2025, बुकर पुरस्कार 2025 तो ये मिला फ्लैश उपन्यास को मेरे प्यारे भाई। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? फिलीपींस देता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025, साहित्य बहुत बड़ा होता है, जिसे मिला है उसका नाम भी बड़ा है। लाश जलो कराज न और कोई, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। आप देखो नोबेल पुरस्कार किसे किसे याद है, हाथ ऊपर करो। नोबेल पुरस्कार याद है 2025 के, हाथ ऊपर करो सभी जवान। नोबेल पुरस्कार नहीं याद तो रिवाइज करो। देखो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला मेरे प्यारे भाई? चिकित्सा, चिकित्सा यानी मेडिसन, मैंने बहुत बार ये ट्रिक बताई है आपको याद रखने के लिए। मेडिसन देखिए किसे मिला? मेरी ई ब्रुनको, मेरी ई ब्रुनको, फ्रेंड रॉमसडेल और शिमोन साकागुची, इन तीन को मिला है मेरे प्यारे भाई चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। इसको याद कैसे करना है? शीमो मेरी फ्रेंड है और वो अब बीमार हो गई, उसे मेडिसिन यानी चिकित्सा के लिए ले जाया गया। शीमो मेरी फ्रेंड है जिसे चिकित्सा के लिए ले जाया गया। सीमो यानी सिमोन साकागुची, मेरी से मेरी ई ब्रुनकोव और फ्रेंड रामसडेल, याद रखना है। यहां से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला? रसायन यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मेरे प्यारे भाई। रसायन, आपको रस किस में आता है भैया? कोई हमारे लिए गीत गाए, कोई भी आपके लिए गीत गाता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, आपके लिए कोई डांस करता है वो अच्छा लगता है। आज के जमाने में जो गीत गाता है डांस करता है उसकी रीच लोगों तक होती है, लोगों के बीच उसका रुतबा होता है और लोग कहते हैं जी हमारी उम्र आपको लग जाए। इनके नाम पढ़ो भैया, सुसुमु कितागोवा, उमर एम योगी और रिचर्ड रॉबसन, इनको मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2025। याद कर लेना, प्रश्न आएगा यहां से। भौतिकी, भौतिकी विज्ञान का क्षेत्र में देखो भैया किसे मिला है? जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवॉल्ट,
जॉन मार्टिनेंस, इनको मिला है। भौतिकी यानी भूत, जोनी जोनी कल आना भूत देखेंगे भैया, जोनी जोनी कल आना भूत देखेंगे, ऐसे आपको याद रखना है, एग्जाम तक याद रखना है। बाद में कौन पूछेगा भैया हमें कि कैसे याद रखा, कोई नहीं पूछता, क्योंकि ये दुनिया केवल रिजल्ट देखती है, आपकी मेहनत नहीं मेरे प्यारे भाई। आगे देखिए, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स 2025 देखो किसे मिला है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स देखिए किसे मिला है, तीन को मिला है। एक का नाम है पीटर होविट, अमेरिका के हैं। एक का नाम है भैया जोएल मोक्यूर, अमेरिका के हैं। और तीसरे है फिलिप एगियन, ये यूके से हैं। इन तीन को मिला है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, रुपया भैया। जिनके पास पैसा होता है इनका इकोनॉमिक्स मजबूत होता है। पैसे वाले लोगों के पास एलियन रहता है। एलियन क्या करता है, मौका देख लेता है और कहीं पर किसी की भी पिटाई कर देता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे देखो भैया, साहित्य का नाम बड़ा है, जिसे मिला है उसका नाम भी बड़ा है। लास्जलो क्रासन और कोई, साहित्य बड़ा होता है, हर किसी के बस की बात नहीं साहित्य को पढ़ना। साहित्य लास्जलो, साहित्य लास्जलो याद रखना है। नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारिया कोरोना मचाडो ने मचा रखी है शांति वेनेजुएला में, वेनेजुएला की है, ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है। मरना है कोरोना में तो शांति से मरो, ऐसा विभूषण। एन राजन को मिला है, वीएस अच्युतानंदन, केटी थॉमस और पी नारायणन। इनको रिवाइज करके जाना, बार बार मैं आपको कह रहा हूं। अब पद्म भूषण मिला है 13 को, पद्म श्री 113 को मिला है। इंपोर्टेंट कौन कौन है देखिए, पद्म भूषण में देखो श्री अलका योगनिक, भगत सिंह कोश्यारी, श्री मोमोटी, कल्लीपट्टू रामास्वामी, पल्लानी स्वामी, डॉक्टर नोरी दत्तारेड्डू, शिबू सोरेन, वीके मल्होत्रा, श्री पीयूष पांडे, शताब्दी आर गणेश, उदय कोटक, वेल्लापल्ली नेटसन, एसकेएम, महिलानंदन और श्री विजया अमृताराज, याद रखना है। आगे देखिए पद्मश्री पद्मश्री मिला तो है 113 को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनकी मेरे प्यारे भाई हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है जी। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, बस कंप्लीट होने ही वाली है आप सभी के लिए। देखो बलदेव सिंह मेरे प्यारे भाई, इन्हें मिला है पद्मश्री। हरमनप्रीत कौर को मिला है, हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। प्रवीण कुमार को मिला है। रोहित शर्मा को मिला है भैया, हिटमैन है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सविता पूनिया को मिला है, के पजनीवेल को मिला है और भगवान दास को मिला है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो कला के क्षेत्र में किसे मिला है, बिकल्या लाडक्या ढिंडा, विश्व बंद को मिला है, दीपिका रेड्डी को मिला है और गरमेला बालकृष्ण प्रसाद को मिला है। इनके नाम याद कर लेना, एग्जाम सेंटर से पहले जरूर रिवाइज करना, यहां से प्रश्न आता है कन्फर्म। गायत्री एवं रंजनी बाला सुब्रमण्यम, हरिचरण शेकिया, ये सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ना उसके प्रसिद्ध नर्तक है भैया। कल्लामंडलम विमला मेनन मोहिनीअट्टम से है। कुमार बोस ये तबला वादक है। मीर हाजीबाई काशमा ये ढोलक वादक है, इनको मिला है। तग्गा राम भील इन्हें मिला है। तरुण भट्टाचार्य को मिला है। तिरुवूर भगत वत्सलम इनको मिला है पद्मश्री। और राजपति कल्लियप्पा गोंडर इनको दिया गया है। बिमस्टेक का मुख्यालय कहां है मेरे प्यारे भाई, बिमस्टेक का मुख्यालय सभी हमारे प्यारे जवान बताएंगे, बताओ मेरे प्यारे भाई। बिमस्टेक का जो मुख्यालय है ये ढाका बांग्लादेश में है मेरे जवान, ढाका बांग्लादेश में है। सार्क का मुख्यालय कहां हो जाएगा बताओ, सार्क की स्थापना ढाका बांग्लादेश में होती है और इसका मुख्यालय हो जाता है काठमांडू नेपाल में। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। देखिए सार्क है ना, ये ध्यान रखना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में हुई। इसका मुख्यालय भैया काठमांडू नेपाल में है। वर्तमान में इसके सदस्य देश है 8। कौन कौन से हैं देखो, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। चाइना को छोड़ के सब अपने पड़ोसी है जो सार्क में शामिल है, याद रखना। ब्रिक्स, ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हाजी आर्थिक सहयोग। सभी देश मिलकर आपस में आर्थिक सहयोग करते हैं, अपने देशों को विकास देते हैं, विकासशील बनाते हैं भैया। कौन से दो ब्रिक्स देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है, कौन से हैं मेरे प्यारे भाई, बताएंगे सभी जवान। अच्छा प्रश्न है, स्थायी कौन कौन से हैं, सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे। बताओ भाई, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ो यार, हम लोग भी देखिए अभी लगे हुए हैं। मेरी तो तबीयत काफी खराब है और नशा करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में टेबलेट देख सकते हैं, नशा करके पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि अंदर है पेट के अंदर थोड़ा इन्फेक्शन सा हो गया है
क्लास आपकी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम होने के बाद बढ़िया से आराम कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, रेस्ट कर लेंगे, इसलिए लगे रहो, मेहनत करो दबा के आप लोग। चीन और रूस, ऑप्शन यहां सी हो जाएगा आप लोगों का। चीन और रूस मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएंगे आपके सुरक्षा परिषद के स्थायी। देखिए यूएनओ की हम बात करें, प्रथम महासचिव त्रिगवेली, याद रखना, वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरिस। मुख्य भाषाएं देखो अंग्रेजी और फ्रेंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनओ की मुख्य भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी जवान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मेरे प्यारे जवान। देखिए मुख्य भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है, कुल इसमें 6 भाषाएं हैं। जो अन्य भाषाएं हैं ना, उसमें चीन, अरबी, रशियन और स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 अंग है। 6 अंग कौन कौन से हैं देखो, महासभा, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, याद रखना है। कौन सा महाद्वीप 2025 में ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला अपना पहला देश है, वो देखेगा, बताएंगे सभी जवान। तो ये है आपका मेरे प्यारे भाई दक्षिण पूर्वी एशिया, और इसका देश है इंडोनेशिया। कौन सा है सर? इंडोनेशिया है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। यूएनओ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित है, यह आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। आगे चलिए, ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं बताओ भैया, ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं सभी जवान बताएंगे। नाम से ही पता चल रहा है, देखो ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, नाम से ही पता चल रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। कौन से संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है, बताओ भाई किसका नहीं है? देखो ओपेक का मुख्यालय वियना है, वियना ऑस्ट्रिया में है ओपेक का, ज्यूरिक नहीं है, याद रखना। प्रथम विश्व युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये वर्साई की संधि के साथ समाप्त हुआ, और ये संधि होती है 1919 में, 1919 में होती है मेरे प्यारे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? ताइवान नहीं है, ताइवान नहीं है। इसके अलावा वेटिकन सिटी है, वो भी नहीं है, याद रखना है कि यूएनओ में 193 सदस्य देश है, 193वां दक्षिणी सूडान है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? द हेग नीदरलैंड में है जी, द हेग नीदरलैंड में है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। कौन है सर? अजय बंगा है। G7 शिखर सम्मेलन 2026, G7 शिखर सम्मेलन 2026 की बैठक है, ये आपकी फ्रांस में होगी भैया। कहां होगी जी? फ्रांस में होगी। भारत G7 का सदस्य नहीं है, याद रखना है। पहली बैठक इसकी फ्रांस में हुई, 2022 की बैठक जर्मनी में, 2023 की जापान में, 2024 की इटली में, 2025 की कनाडा में, 2026 की फ्रांस में और 2027 की होगी अमेरिका में, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने गैर स्थायी सदस्य हैं? तो गैर कितने हैं भैया? 10 है, और स्थायी पूछे तो ये 5 है, कुल मिला के 15 है। ये अस्थायी है, ध्यान रखना, ये अस्थायी है। और कुल पूछे तो 15 है, कुल पूछे कितने हैं जी? 15 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिरोशिमा पर परमाणु बम है, ये कब गिराया गया? हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। जापान के 2 शहर है। द व्हाइट टाइगर जो आधुनिक भारतीय समाज और आर्थिक असमानता का एक व्यंग्यात्मक आलोचनात्मक विवरण है। 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीता। ये किसका उपन्यास है? द व्हाइट टाइगर है अरविंद अडिगा का, अरविंद अडिगा का। निम्नलिखित में से किस ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन है ये जीती मेरे प्यारे भाई? ये शीर्षक तो ये है साइना नेहवाल की, साइना नेहवाल की है, ध्यान रखना। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये किसकी है जी? ये है हमारे शहीद आजम भगत सिंह की है। मैं नास्तिक क्यों हूं, ध्यान रखना। गोदान उपन्यास किसका है? गोदान गबन, ये मुंशी प्रेमचंद का है जी। फारसी विद्वान अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया, उसने मेरे प्यारे भाई अल बरूनी ने क्या लिखी? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ये है किसकी? अल बरूनी की है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है आप सभी जवानों को। ऑप्शन यहां पर आपका ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी मेरे प्यारे भाई? पृथ्वीराज रासो, तो ये चंद्र बरदाई ने लिखी। ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय ये विक्रम सेठ की है, विक्रम सेठ की। कौन सी पुस्तक औपनिवेशिक भारत में आर्थिक शोषण पर आधारित है? तो यह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यह है दादा भाई नौरोजी की। किसकी है सर? दादा भाई
दादा भाई नौरोजी की है, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले ये भारतीय है। माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी की है। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यह है महात्मा गांधी जी की। ये महात्मा गांधी जी की है। ए शॉर्ट हिस्ट्री, ये किसकी है भैया? ए शॉर्ट हिस्ट्री किसकी है मेरे जवानों? तो ये हो जाएगी अभिनव बिंद्रा जी की। ध्यान रखना, हमारे भारत के व्यक्तिगत एकल स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले। 281 बियॉन्ड, ये आर्मी एग्जाम 2024 में आया था, वीवीएस लक्ष्मण की है ये। 281 एंड बियॉन्ड याद रखना है। रेत की समाधि, रेत की समाधि ये गीतांजलि श्री की है। टॉम ऑफ सैड याद रखना है। माई म्यूजिक माई लाइफ, ये है पंडित रविशंकर की, सितार वादक है ये, ध्यान रखना। माई म्यूजिक माई लाइफ। वेटिंग फॉर ए वीजा, 20 पेज की आत्मकथा, वेटिंग फॉर ए वीजा, ये है हमारे भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इब्न बतूता की यात्रा किताब, जिसमें भारत की यात्रा का वर्णन है, इब्न बतूता की है रिहल्ला। रिहल्ला मेरे प्यारे भाई मोरक्को का निवासी था। द नेम शेक पुस्तक किसने लिखी? ये झुम्पा लाहोड़ी ने लिखी। द नेम शेक किसने लिखी मेरे राजा? झुम्पा लाहोड़ी ने लिखी। प्रथम कन्नड़ रचना जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला तो वो हार्ट लैंप है। हार्ट लैंप है भैया, भानु मुस्ताक ने लिखी इसको। भानु मुस्ताक ने लिखी, याद रखना। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता इसने 2025 में। फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी की है। फियरलेस गवर्नेंस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किसकी है मेरे प्यारे जवानों? ये अच्छी पुस्तक है आपके एग्जाम के लिए, बताएंगे हमारे सभी प्यारे बहादुर जवान। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, हाँ जी। तो ये हो जाएगी किरण देसाई की। किसकी हो जाएगी सर? किरण देसाई की हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन यहां बी आप लोगों का राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चितरंजन दास, जिसे सीआरदास कहते हैं, इंडिया फॉर इंडियन, इसका मुख्य फोकस है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वशासन की वकालत। ऑप्शन ए राइट होगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, ये किसने लिखी मेरे प्यारे भाई? बताएंगे। ये भी अच्छी पुस्तक है आपके एग्जाम के लिए। सभी मेरे प्यारे प्यारे बहादुर जवान है वो मुझे इसका आंसर है वो बताएंगे भाई। क्या होगा इसका सही आंसर? आने दो मेरे प्यारे जवानों। हाँ जी, तो ये है आपकी शशि थरूर की। किसकी है मेरे राजा? शशि थरूर की है, ऑप्शन ए राइट होगा। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन ए राइट होगा। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन याद रखना है। नेफ्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एटीएम का भैया ऑटोमेटेड टेलर मशीन याद रखना। ओटीपी का वन टाइम पासपोर्ट। केवाईसी नाउ योर कस्टमर। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैट का वैल्यू एडिट टैक्स याद रखना है। आईसीसी का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ऑप्शन यहां और डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड। एमआईएस का पूरा नाम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यूपीएस का यूनाइटेड ट्राइबल पावर सप्लाई। वोन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आईओटी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एसयू का पूरा नाम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सीसीटीवी का पूरा नाम क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन याद रखना है। केवाईसी का पूरा नाम क्या है भैया? नाउ योर कस्टमर। ऑप्शन यहां ए आपका राइट होगा। सीबीएसई का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आईआईटी का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईटीआई का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़गवासला में है, ये ध्यान रखना है। जेई का पूरा नाम ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नीट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी सम इंट्रेंस टेस्ट। सीएसई का पूरा नाम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन।
BHMS का पूरा नाम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ सर्जरी, MBBS का पूरा नाम बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी। SMS का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। RPM का पूरा नाम रिवोल्यूशन पर मिनट, PWD का पूरा नाम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, राडार का रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। GSLV का हो जाएगा भैया, GSLV का हो जाएगा आपका जियो सेंचुरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीमेल का पूरा नाम होता है गूगल मेल, गूगल मेल। DIG का पूरा नाम डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP का पूरा नाम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। IS का पूरा नाम क्या होगा? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IPS का पूरा नाम इंडियन पुलिस सर्विस। SP सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। FIR आया हुआ आर्मी के एग्जाम में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA बनने की आयु कितनी होती है कम से कम, बताओ मेरे जवानों। UPSC का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और SSC का पूरा नाम घूमती गेमचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नासा का पूरा नाम क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसरो का पूरा नाम भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DDM का पूरा नाम डिवाइड एंड डिस्काउंट मॉड्यूल। ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CBSD का सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। हाँ जी, MLA के लिए 25 वर्ष है जी, बहुत बढ़िया। SLV का हो गया आपका ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। RNA का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, याद रखना। नीति, नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। रो बहुत इंपोर्टेंट, रो प्राग जेन अभी वर्तमान प्रमुख, 1968 में स्थापना हुई, मुख्यालय दिल्ली में है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। NSS नेशनल सर्विस स्कीम। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तुहिन कांत पांडे है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष, बहुत बार आया हुआ आर्मी के एग्जाम में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। HTTP का पूरा नाम बताओ मेरे प्यारे जवानों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTP सभी मेरे प्यारे प्यारे बहादुर जवान है वो बताएंगे भाई। HTTP का पूरा नाम क्या होगा मेरे प्यारे जवानों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट हो जाएगा। NTPC का देखो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। TDI का इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। NSUI नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। ASTII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। NCTE का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। POMS का पूरा नाम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट सोसाइटी। HTML का बताओ भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML, ए ससुरा ये पाकिस्तानी कौन आ गया भैया? ये पाकिस्तानी कौन आ गया भैया? बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा? HTML, HTML का पूरा नाम होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन यहां बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। GPS का ग्लोबल पोजिशनर सिस्टम। AISSF का ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन। IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रिक्स का हो जाएगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। EXIM एक्सपोर्ट इनपुट बैंक। IIBM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखना है। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। LBW लेग बिफोर विकेट। FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन। PP का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ERNET एजुकेशन एंड रिसोर्स नेटवर्क, आपको ध्यान रखना है। चलिए, RNA का पूरा नाम क्या होगा भैया? RNA का पूरा नाम हो जाएगा आपका राइबोज न्यूक्लिक अमल, राइबोज न्यूक्लिक अमल, राइबोज न्यूक्लिक अमल हो जाएगा। चलिए, BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। IP का इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी, आपको ध्यान रखना है। आर्मी का पूरा नाम क्या है? अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। IT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
एफटीपी का पूरा नाम फील्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सीडीएस का चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस याद रखना है। एलआईसी का पूरा नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बीआईटी का पूरा नाम बाइनरी डिजिट, आईसीयू का इंस्टेंटिव कार यूनिट, केग का पूरा नाम केग मेरे प्यारे भाई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना हमारे लेखा जोखा का काम करते हैं के संजय मूर्ति है, ध्यान रखना। पीपीपी का हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वीआरएस का वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, सेल का सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनआर का हो जाएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एफटीपी का पूरा नाम फील्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एनसीटीई का नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, पीडीएफ का हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट याद रखना। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर है ये किसने कहा मेरे प्यारे भाई? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर है ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान, याद रखना है। आगे देखिए, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने दी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? एडोल्फ हिटलर ने दी, याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने दी, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद जी की उपाधि किसने दी भैया? महाराजा अजीत सिंह जी ने दी, ध्यान रखना। खेतड़ी राजस्थान के महाराजा थे ये। मोहम्मद अली जीना को कायदे आजम किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। ये आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है मेरे जवानों? ये बाल गंगाधर तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक का है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, बाल गंगाधर तिलक के दो समाचार पत्र है बड़े इंपॉर्टेंट। एक है केसरी जो मराठी भाषा का समाचार पत्र, एक मराठा है जो अंग्रेजी की एक साप्ताहिक पत्रिका है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये कहा जाता है जी हमारे दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। देखो, महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे भाई। किस नाम से जानते हैं सर? राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। एडोल्फ हिटलर को हम फ्यू हर हर के नाम से जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को हम जननायक कहते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को हम बिहार केसरी कहते हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हम शेर कश्मीर कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को हम शांति पुरुष कहते हैं। लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी कहते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं, ध्यान रखना है। अंतरिक्ष विज्ञान का जनक विक्रम साराभाई को। परमाणु विज्ञान का जनक होमी जहांगीर बाबा को। मिसाइल मैन का जनक एपीजे अब्दुल कलाम को। आशुतोष मुखर्जी को हम क्या कहते हैं जी? बंगाल केसरी कहते हैं। सीएफ एंड्रूज को हम दीन बंधु कहते हैं। सीआर दास को हम देश बंधु कहते हैं भैया। बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को हम लोक नायक के नाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। और पंडित मदन मोहन मालवीय को हम महामना के नाम से जानते हैं। भारत का लोहे पुरुष किसे कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं जी, ध्यान रखना। मोहम्मद अली जीना हम कायदे आजम को कहते हैं। गोपाल हरि देशमुख को हम लोक हितवादी कहते हैं। शेख मुजफ्फर रहमान को हम बंग बंधु कहते हैं। एमएस गोलवक्कर को हम गुरुजी कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट को हम मैन ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। सी राजगोपालाचारी को हम राजाजी कहते हैं। राजा राममोहन राय को हम भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम देश रत्न अजात शत्रु कहते हैं। बंगाल केसरी के नाम से किसे जानते हैं भैया? आशुतोष मुखर्जी को जानते हैं। समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त को हम भारत का मैकियावली कहते हैं। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को हम स्पैरो कहते हैं। ढूंढीराज गोविंद फाल्के को हम भारतीय फिल्मों का पितामह कहते हैं। जैनुप आबुद्दीन को हम कश्मीर का अकबर कहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम भारत का मिसाइल मैन कहते हैं।
कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं और जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने यह कहा था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजाजी के नाम से जानते हैं? तो राजाजी के नाम से कौन है भैया? हमारे श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे देखिए। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा कहते हैं, चौधरी देवीलाल को ताऊ कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग को हम ब्लैक गांधी कहते हैं, जमनालाल बजाज को हम महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र सॉरी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं जी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? भारत की कोकिला हम सरोजनी नायडू को कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भगत सिंह को हम शहीद आजम कहते हैं, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला और भारत की बुलबुल गांधी जी ने कहा था। सबर कोकिला हम लता मंगेशकर को कहते हैं मेरे जवान। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि और कवि गुरु कहते हैं। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहते हैं। जगजीवन राम को बाबूजी कहते हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी को हम कर्नाटक संगीत की कोकिला कहते हैं, ध्यान रखना है। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान, सरहदी गांधी, ये खान अब्दुल गफार खान को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। ओके, बहुत सारे नाम हैं आपके खान अब्दुल गफार खान, जो कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बेशमारक आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को भारत में परमाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। इंदिरा गांधी को हम आयरन लेडी राजनीति में कहते हैं। कर्णम मलेश्वरी है, जिसे ध्यान रखना स्पोर्ट्स यानी खेल जगत में आयरन लेडी कहा जाता है। भारत की जनगणना 2027 के जनगणना आयुक्त है, वो आपको बताना है। तो ये है आपके कौन भैया? मृत्युंजय कुमार नारायण, याद रखना है, 2027 के जनगणना आयुक्त। शुभंकर है इसका प्रगति और विकास। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है। आदर्श वाक्य है, जनगणना से जन कल्याण। देश की 16वीं जनगणना है मेरे प्यारे भाई, 1872 के बाद। 1951 के बाद 8वीं जनगणना है। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है, 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना है। कुल इसमें 33 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 2011 की जनगणना के समय सबसे अधिक बाल लिंगानुपात किस राज्य का है? तो बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का है, 972। ओवरऑल लिंगानुपात पूछे तो केरल का है। जैसे अगर प्रश्न आ गया, बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, तो ये ओवरऑल लिंगानुपात है, तो यहाँ केरल हो जाएगा 1084। क्लियर है। लेकिन जो बाल लिंगानुपात है ना, इसमें 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं ना भाई, उनको शामिल किया जाता है। तो उसमें सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का है, और न्यूनतम आपको पूछे तो ये हो जाता है हरियाणा। बाल लिंगानुपात में भी है और ओवरऑल में भी सबसे कम हरियाणा में है। चलिए, ये आप देख सकते हैं बाल लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है। जी की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, आप सभी जवानों को याद रखना है। क्लियर है। इसके अलावा आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, अगर हम इंपोर्टेंट की बात करें, और बाकी जनगणना है वो मैंने अलग से भी करवा रखी है, आप लोग यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। मोस्टली प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आगे आओ, कुछ इंपोर्टेंट तथ्यों की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो, वोलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है मेरे प्यारे भाई, वोलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। डल झील ये आपकी श्रीनगर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील, ये ध्यान रखना, ये भी राजस्थान में है, खारे पानी की झील है। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। वयमनाड झील आपकी केरल में है। कोलेरू हम्पी झील ये आपकी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। भीमताल उत्तराखंड में है। लोकटक झील मणिपुर में है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। एक गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो यूपी में है, जो कि मानव की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है यूपी में। ये गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश में है। भोजताल मध्य प्रदेश में है। फतेहपुर सागर जयपुर राजस्थान में है। पिछोला झील राजस्थान में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना हैदराबाद। अष्टमुडी झील केरल में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। ताजमहल कहाँ है भैया? आगरा में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। चार मीनार राजस्थान में है।
हुसैन सागर झील तेलंगाना हैदराबाद, अष्टमुडी झील केरल में है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। ताजमहल कहाँ है भैया? आगरा में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। हवा महल जयपुर में है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में। जल महल जयपुर राजस्थान। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। सांची या महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावर तमिलनाडु में है। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में है। ये आपको ध्यान रखना है। मंदिरों के दर्शन कर लो भैया। आगे चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। काजीरंगा असम में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। रणथंबो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, चाय के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। मनाली हिमाचल प्रदेश। शिमला कहाँ है भैया? हिमाचल प्रदेश में। ऊटी तमिलनाडु में है। नैनीताल उत्तराखंड में है। गोवा बीच गोवा में है। अंडमान निकोबार द्वीप भारत में है। स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है सबसे ऊंची, गुजरात में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में। अमरनाथ की गुफाएं जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। वृद्धेश्वर मंदिर तंजावर तमिलनाडु में हो जाएगा, याद रखना। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में। कनक दुर्गा मंदिर आंध्र प्रदेश में है। सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में है। शिरडी साई बाबा मंदिर महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है आपका। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मध्य प्रदेश में। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, ध्यान रखना। इसके अलावा गुजरात में भी देखने को मिलता है। इस्कॉन मंदिर वृंदावन यूपी में है। प्रेम मंदिर आपका यूपी में है। बांके बिहारी मंदिर आपका यूपी में है। द्वारकाधीश मंदिर आपका गुजरात में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा जी का मंदिर, ये आया हुआ आर्मी के एग्जाम में, पुष्कर राजस्थान में है, ये भैया ध्यान रखना। सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान में है। कामाख्या मंदिर असम में है। बेलूर मठ मंदिर पश्चिम बंगाल में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। मोंडेरा का सूर्य मंदिर आया हुआ है आर्मी के एग्जाम में, गुजरात में है। चामुंडेश्वर मंदिर आपका मैसूर में है। विठुल मंदिर है आपका कर्नाटक में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। राम मंदिर भगवान श्री राम की भूमि अयोध्या में है, ध्यान रखना। अब आ जाओ, देखिए रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रबी की फसलों की जो बुआई का समय है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में है। काटा पीटी मार्च अप्रैल में मचाई जाती है। और सर्दी के मौसम के अंदर मेरे प्यारे भाई इनको ध्यान रखना है, बोया जाता है। ठीक है जी। इसमें कौन कौन सी आती है? देखिए रबी की मौसमों में गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है मेरे प्यारे भाई। रबी फसल ठंडे मौसम में उगाई जाती है। इन फसलों को कम तापमान की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में होती है। कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। बरसात के मौसम में होती है, जैसे अभी होगी, अभी है ना, बारिश के मौसम में होगी। धान है, मक्का है, बाजरा है, जवार है, कपास है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। इन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जायद की फसल की बुआई देखो मार्च अप्रैल में होती है, जून में कटाई होती है। गर्मी के मौसम में ये देखने को मिलती है। जैसे तरबूज अभी देखो खूब आते हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, लौकी, ये आपको अभी देखने को मिलती है ना। नगदी फसलें कौन सी है भैया? इनका उद्देश्य होता है बेचकर पैसा कमाना। फसल पर निर्भर है, कटाई भी फसल पर निर्भर है। मौसम कोई सा भी हो, ग्रीन हाउस में उगा लेते हैं भैया। है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, चाय, कॉफी, ये चीजें हैं, ध्यान रखना इसके अंदर। आगे चलिए, तो ये आपका इंपोर्टेंट मेरे प्यारे भाई कुछ स्टैटिक जीके के। जैसे देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो आपकी मैराथन ली थी,
उसमें मैंने 800 प्रश्न तो आपको कंटिन्यू करवाए थे, उसके बाद एक अलग मैराथन के अंदर मैंने आपको करवा दिए थे 50 प्रश्न, 850, 150 आज स्पेशली स्टैटिक जीके के हो गए, तो 1000 प्रश्न अपने कंप्लीट। अब आप सभी जवानों को ध्यान रखना, ये वाली जो मैराथन है ना भैया, इसको कंप्लीट देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कल आपको मैं 9 बजे बताऊंगा पेपर को कैसे सोल्व करना है, जो प्रश्न नहीं आए एग्जाम में उसको कैसे करना है, इसको जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैराथन। इसके अलावा करंट जीके की जरूर देख के जाना, इस मैराथन को कंप्लीट करके जाना, हर एक सब्जेक्ट की मैराथन उसका रिवाइज करके जाना, पीडीएफ से कर लेना आप अगर वीडियोस नहीं देख पाते हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए तो क्लास कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी जी? सर आज आपकी एनर्जी डाउन है भैया, एनर्जी तो डाउन है ही, हाथ में देखो इतना जहर ले रखा है भैया। चलिए थोड़ी तबीयत है वो खराब हो गई थी, माफी चाहते हैं आपको अगर एनर्जी डाउन लगी तो, बाकी हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेहनत करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जितना आपको पढ़ाया है उसका बढ़िया से आप लोग रिवीजन करके है वो आपको जाना है। किसी भाई को एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सुबह 9 बजे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करना मेरे प्यारे भाई, हमारी टेक्निकल टीम है वो आपकी जरूर जरूर मेरे प्यारे भाई हेल्प है वो करेगी। ठीक है जी, चलिए और किसी का कोई डाउट? सर कट ऑफ कितना जाएगा? अच्छा मेरे प्यारे भाई अभी आप लोग पेपर दो यार, पेपर का लेवल देखेंगे के बाद आपको बताएंगे, अभी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। पॉलिटिकल के नोट्स चाहिए वो आपको मैराथन की पीडीएफ रिवाइज कर लेना आप लोग। हमारी देखो आप लोग कल के दिन में, जैसे कल मैराथन है वो नर्सिंग टेक्निकल वाले जवानों की केमिस्ट्री की होगी, तो जितने भी बाकी जो बच्चे हैं जिनका 1 तारीख को एग्जाम है, तो कल के दिन आपको क्या करना है, इधर उधर फिरना नहीं है आपको। टारगेट बनाना कि भैया पहले मैं एक बार जीके की जो मैराथन है उसका फटाफट 3-4 घंटे में रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि रिवाइज करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। उसके बाद साइंस का रिवाइज कर लिया, मैथ का रिवाइज कर लिया, जिनका 1 तारीख को एग्जाम है, ठीक है, जिनका 2 का है वो थोड़ा आराम से कर लेना रिवाइज। इस प्रकार आपको रिवाइज करना है तो बढ़िया से आपका हो जाएगा भैया। चलिए ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत कीजिए, हमारी शुभकामनाएं हैं वो आप सभी के साथ है। सर 12 बजे तक चलने दीजिए, ये अपने 150 प्रश्न है वो कंप्लीट हो गए हैं, और मेरी थोड़ी सी तबीयत क्या खराब है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, क्योंकि आप लोगों के जब एग्जाम्स आते हैं तो हमारी मेहनत बहुत जबरदस्त लेवल की होती है आपकी क्लासों की। ठीक है भैया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। तो कल 9 बजे आप सभी को विदाई दे देंगे मेरे प्यारे भाई, और एग्जाम को कैसे पेपर को क्रैक करना है वो स्ट्रेटेजी आपके साथ हम साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। पीडीएफ आपको आर्मी स्टडी के फ्री कंटेंट में मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए ओके, जय हिंद, बाय बाय।